गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा सेल बायोलॉजी का 7th लेक्चर है और हम लोग बात कर चुके थे अब तक में सेल बाउंड्री की। ठीक है, सेल बाउंड्री, सेल वॉल हमने पढ़ लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया अलोंग विद मिडल लैमिला। ठीक है ना, सेल बाउंड्री के अलावा हमने मिडल लैमिला को भी डिस्कस कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में और उसके अंदर रहने वाले सारे के सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है ना, ये कुछ लेक्चर तक आपका खींच सकता है। देखिए, साइटोप्लाज्म के बारे में अगर बात करेंगे तो ये टर्म दिया गया किसके द्वारा? स्ट्रासबर्गर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्ट्रासबर्गर के द्वारा। ठीक है, द पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर एक सेल ड्राव करता हूं मैं, तो अगर ये मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और बीच में ये जो वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो इस दोनों के बीच में जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये क्या कहला रहा है? यही है क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, एक उसका जो लिक्विड मैट्रिक्स है और एक उसके अंदर जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। स्टडी के बेसिस पर दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जा सकता है। एक है इसका लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा जिसे कि हम लोग क्या कहते थे? ट्रोफोप्लाज्म कहते थे। बात समझ पा रहे हैं? देखिए, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में अंतर इतना ही है कि ये एक सॉल्युबल फॉर्म है जो कि पूरी तरह से घुला हुआ है। उसमें जो घुले हुए चीज नहीं है, जो कि उसमें भी अपना एग्जिस्टेंस बनाए रख रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रोफोप्लाज्म कह रहे हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म। लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोसोल किसे कहते हैं? लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल्सो नोन एज हेलोप्लाज्म, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल डिप्ड हो सकता है। ठीक है, ट्रोफोप्लाज्म की अगर बात करते हैं, दूसरे पार्ट की, पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग, यहां पर मैंने कंटेनिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है, कंटेनिंग सेल्यूलर ऑर्गेनल्स एंड नॉन लिविंग इंक्लूजन, जिसको क्या आप इंक्लूजन बॉडीज कहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? साइटोप्लाज्म में सेल्यूलर ऑर्गेनल्स आ सकते हैं और नॉन लिविंग इंक्लूजन्स आ सकते हैं। ठीक है, इंक्लूजन्स के बारे में अभी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। चाहे वो फॉस्फेट कंटेनिंग पाउच हो, चाहे वो सल्फर कंटेनिंग पाउच हो, या फिर वो और भी कोई एसेंशियल एलिमेंट कंटेनिंग पाउच हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हम ट्रोफोप्लाज्म की बात कर रहे थे, इसके अंदर का हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। आप पूछ सकते हो कि सर आपने साइटोसोल क्यों छोड़ दिया? साइटोसोल मैंने बेटा छोड़ा नहीं है। साइटोसोल वाला पार्ट जो मैक्सिमम इसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। साइटोसोल में मैक्सिमम पार्ट क्या आते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं। उसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव, मैं तो कहूँगा मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, ठीक है ना, और लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, सेल को लिविंग बनाए रखने के लिए दिन रात काम करता है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं या फिर सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, और भी बहुत सारे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बात कर लो, प्लास्टिड का कोई सा भी टाइप बात कर लो, वो सब आ जा रहे हैं। उसके अलावा राइबोसोम आ रहे हैं, न्यूक्लियस आ रहा है, न्यूक्लियोलस आ रहा है, सेंट्रियोल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। क्या होता है ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? देखिए, सेल के अंदर की बात हो रही है तो एंडो,
मेम्ब्रेन मतलब इस पर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एकदम लेयर लेयर के जैसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं। और जब ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए मैनर में काम करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ तक मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, अब मैं यहाँ पर गोल्गी बॉडी बना रहा हूँ और फिर यहाँ पर मैं वैक्यूल बना रहा हूँ। तो ये देखिए एक साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं। ये इसने कोई पाउच बनाया, ये इसने गोल्गी बॉडी को दिया, ये जीबी है गोल्गी बॉडी, ये ईआर है, ये लाइसोसोम है, ठीक है ना। तो इसने कोई स्ट्रक्चर बना करके इसको दिया, इसने जितना मॉडिफाई करना था किया, उसके बाद इसने किसको दे दिया, लाइसोसोम को। लाइसोसोम इसको बाहर तक ट्रेवल करवा पा रहा है। तो ये एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, इस कारण से हम इसे मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और चूंकि ये सेल के अंदर है तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। It includes ER, Golgi body, lysosome and vacuole. Since the function of these membrane organelles are coordinated, hence they collectively known as endomembrane system. इन्हें collectively क्या कहा जाता है, endomembrane system कहा जाता है। इसका पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडो मतलब क्या, अंदर है, कहाँ, प्लाज्मा के, ठीक है ना। और कैसा स्ट्रक्चर है, तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आ सकता है कि सर रेटिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर जैसे कि ये देख रहे हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेल पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये बिखरा हुआ है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है और एक नेटवर्क बनाता है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कब पता चल पाया, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क लाइक membranous reticular structure in the cytoplasm known as endoplasmic reticulum, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। मेनली इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है। सिस्टर्नी क्या होता है, वेसिकल क्या होता है, ट्यूब्यूल क्या होता है। जब मैं स्लाइड को हटाऊंगा, ये डेफिनेशन तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, इस स्लाइड को हटाने के बाद जब मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाने वाला। अभी यहाँ पर हम डेफिनेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, सिस्टर्नी, लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड यूनिट्स प्रेजेंट इन स्टैक्स, ठीक है। लॉन्ग फ्लैटेंड, देखिए यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये देखिए, जैसे कि सपोज करते हैं कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर मैंने जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसके बाद यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये इस तरह का पार्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस तरह से ये पार्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सपोज करते हैं कि मैंने इसे यहीं तक बनाया है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, चूंकि ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड लग रहे हैं, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है, ठीक है। स्टैक वर्ड एक जगह और आएगा, ध्यान रखिएगा, कहां पर, जब हम लोग प्लास्टिक डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर जो अरेंज है, तो इस कारण से इसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और एक दूसरे के ऊपर देखिए मेम्ब्रेन्स, बाय मेम्ब्रेन, ये अरेंज है, लॉन्ग है, फ्लैट है, चपटे हैं, ये ऐसा होता है। सपोज करो कि मैंने यहां से काट करके आपको दिखाया, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इसी जैसे हैं, ठीक है। फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना। और क्या है, अनब्रांच्ड है, मतलब कि इसका कोई और ब्रांच नहीं बन रहा है, ये बस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ब्रांच नहीं बनता है, ठीक है ना। प्रेजेंट इन स्टैक्स, स्टैक में प्रेजेंट है। वेसिकल्स जो होते हैं, इसी पर कुछ कुछ वेसिकल की फॉर्म में पाउच लाइक ओवल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक ओवल गोल, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, ये भी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ। इसका ये जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है और ये वेसिकल का मेम्ब्रेन है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होता है। सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो ट्यूब्यूल्स जो हो सकते हैं ना, वो एसोसिएटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं,
ठीक है। एसोसिएटेड कहने का मतलब कि इसी में बात करते हैं कि इसी में आगे जाकर के कहीं पर हमें क्या दिखेगा कि ये एक ट्यूब्यूल जैसा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के होने के कारण हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्यूब्यूल कह रहे हैं। या फिर वो डायरेक्ट भी निकलता हुआ हो सकता है, वो डायरेक्ट भी निकलता हुआ हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से, और वो डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम कर सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि फ्री फॉर्म कहते हैं। ठीक है। ये इरेगुलर भी होते हैं, ऑफन ब्रांच्ड भी होते हैं। ये आगे जाकर के हो सकता है कि ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो ये आगे ऑफन ब्रांच्ड भी होते हैं। ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन से बंधे हुए हैं। ये भी मेम्ब्रेन के ही स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से मेम्ब्रेन और बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर, इस कारण से हम इसे ट्यूब कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमने देखा कि इसमें 3 कंपोनेंट्स यूजुअली होते हैं। एक तो इसका सिस्टर्नी, दूसरा इसका वेसाइकल, और तीसरे इसके ट्यूब्यूल्स होते हैं। तीनों को मिला करके क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ठीक है। आइए हम लोग उस पर डिटेल स्टडी करें। हाँ तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ईआर डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो गोल्गी बॉडी की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स जो हैं एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यहाँ पर ये फ्री रहते हैं। गोल्गी बॉडी भी सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स से ही बने हुए होते हैं, लेकिन ये फ्री होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। गोल्गी बॉडी में वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड डू नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको ऑफन, ठीक है ना, प्रायः इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीटली मेम्ब्रेन से ही फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है। यहां से लेकर के यहां तक जो मैंने ड्रॉ किया है, ये पूरा का पूरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये भले ही आपको यहां पर सिर्फ इतनी ही दूर दिख रहा है, लेकिन ये पूरे के पूरे सेल में एक नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर क्या है, पूरे सेल में एक नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है, इस कारण से, और ये ऐसा लगता है कि जाल बिछा हुआ है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इस कारण से हम लोग इसे रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिस्टर्नी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये इसका मेम्ब्रेन है, ये इसका मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं ल्यूमेन। इस स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। और इस बेसिस पर जब मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे के पूरे सेल में एक नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है, तो ये क्या करता है, सेल को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। अपनी अधिकता के कारण 2 कंपार्टमेंट्स में से डिवाइड कर देता है। एक कंपार्टमेंट वो जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट है, यहां वाला पार्ट है, इसमें जो सेल का कंपार्टमेंट ट्रैप हो चुका है, उस कंपार्टमेंट की बात करते हैं। और वैसे पार्ट की बात करते हैं जो कि इसके बाहर प्रेजेंट है। 2 पार्ट की बात करेंगे। ठीक है। तो जो कंपार्टमेंट सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है, उससे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, क्योंकि वो ल्यूमेन का पार्ट बन चुका है, तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो ल्यूमेन के बाहर वाला पार्ट है, इससे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, यानी कि अब उससे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। बाद बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 टाइप का होता है, RER एंड SER। RER बोले तो क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और मैंने नाम यहां पर लिख रखा है, ग्रैन्युलर एंड ए ग्रैन्युलर। मतलब क्या होता है सर, मतलब होता है कि जिसके ऊपर में ग्रैन्यूल्स चिपके हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ पार्ट बनाया है जिस पर कि मैंने ग्रैन्यूल्स चिपका रखे हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रैनुलर पार्ट। और कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिस पर मैंने ग्रैन्यूल्स नहीं चिपकाए हैं, वो हो गया ए ग्रैनुलर पार्ट। और ए ग्रैनुलर होने के कारण जब वो रफ नहीं है, स्मूथ है, रफ नहीं है मतलब क्या, स्मूथ है, तो हम लोग उसे क्या कह रहे हैं,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर ग्रेन्यूल्स चिपके हुए हैं यानी कि वो रफ है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यहां से यहां तक का पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला पार्ट, ये पार्ट, उसके अलावा जो भी है वो सब क्या कहला रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्या है, ये सिस्टर्नी है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल है, और ये वेसिकल्स मैंने इसमें बना रखे हैं जो कि इससे पिंच ऑफ हो रहे हैं, बड ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर निकल रहे हैं, कोई भी सीक्रेशन लेकर के निकल रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वेसिकल्स कह रहे हैं। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रफ है तो किसके कारण से रफ है, कौन से ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स की। किस टाइप के राइबोसोम की, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की। आप कहोगे सर मैंने एक और टाइप राइबोसोम सुना है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। और अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उस पर 70S टाइप का राइबोसोम होगा, नहीं, गलत। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है। उसके पास 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है नो डाउट, लेकिन उसके पास क्या नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। उसके पास उसके सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके पास एक भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो फिर हम लोग बात किसकी करेंगे, राइबोसोम कहां पर होगा, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में कहीं भी फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइबोसोम होगा। राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है ना। राइबोसोम एक्चुअली क्या होता है कि दो सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। ये बड़ा वाला जो सब यूनिट है इसे हम लोग लार्जर सब यूनिट कहते हैं, और एक छोटा वाला जो सब यूनिट होता है इसे हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। और राइबोसोम जो है ये आर पर जो चिपका हुआ दिख रहा है, साथ में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पर जो चिपका हुआ दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पर जो चिपका हुआ दिख रहा है ये अपने लार्जर सब यूनिट की हेल्प से चिपकता है। और यहां पर इसको चिपकाने के लिए दो प्रोटीन्स काम में आते हैं, उनका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको कि कहते हैं हम लोग राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। ये इसकी डिस्कवरी के बेसिस पर इसको फर्स्ट या सेकंड कहा जाता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब इसमें नेक्स्ट कि जिस भी पार्ट पर ये राइबोसोम चिपका हुआ है उन सबको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस पार्ट पर ये राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम कह रहे हैं कि एब्सेंट है। ऑब्वियसली जब ये स्मूथ है यानी कि रफ नहीं है। रफ किसके कारण से होता है, रफ होता है राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण, और राइबोसोम इस पर एब्सेंट है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। और यही कारण है कि हम इसे ए ग्रैनुलर कहते हैं। और जब इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम को चिपकाने के लिए प्रोटीन क्यों चाहिए, तो राइबोफोरिन भी एब्सेंट होगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर कट डिफरेंसेस हैं और ये आपको बार बार पूछे जाने वाले डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करते हैं आर की, ये मोर स्टेबल होता है, जबकि ये जो होता है ना कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जल्दी ही डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं। कंपैरेटिवली आर के कंपैरिजन में एस जो होता है ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। आर जो होता है वो मेनली किससे बना हुआ होता है, सिस्टर्नी। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कुछ होगा आर के पास तो वो होगा सिस्टर्नी। और एस के पास बात करोगे तो एस के पास सर क्या होता है, एस के पास मेनली ट्यूब्यूल्स होते हैं, सिस्टर्नी और वेसिकल्स का अमाउंट थोड़ा कम होता है, मेनली ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। आर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर जो होते हैं ना वो मेनली पार्टिसिपेट, मतलब मेनली उस सेल्स में होते हैं जहां पर कि, मेनली कहने का मतलब कि ज्यादा अमाउंट में उन सेल्स में होते हैं जहां पर कि प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन हो रहा होता है। उन सेल्स में आर का अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू एस। जबकि ऐसे सेल्स जिसके अंदर ग्लाइकोजन या फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा या फिर स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस हो रहा होगा एंड सिक्रीशन हो रहा होगा, उन सेल्स में एस का अमाउंट ज्यादा होगा, आर का अमाउंट कम होगा। बिल्कुल ही खत्म नहीं कर देंगे कहीं से भी। ठीक है ना, तो बात कर रहे हैं किसकी, एस की बात कर रहे हैं, तो ग्लाइकोजन लिपिड मेटाबॉलिज्म साथ में सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स। ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स लिपिड नेचर के होते हैं
अब समझ में आ रहा है, कनेक्शन बैठ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, एडिपोज टिश्यू, जिसको कि हम लोग फैटी टिश्यू कहते हैं, एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वो, मसल्स की बात करते हैं मसल्स में, और ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स में, लिवर के वैसे सेल्स जो कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं। प्लांट के अंदर स्टोरेज फॉर्म क्या होता है, स्टार्च, और ह्यूमन के अंदर ग्लाइकोजन होता है, वो जो कि उसके मसल्स एंड लिवर में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है। तो लिवर का जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स है उसमें जाकर के, उसमें अगर हम देखेंगे तो एसईआर का अमाउंट वहां पर हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और मसल्स में भी यही हमें प्रोपोर्शन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पर आरईआर नहीं होंगे, आरईआर होंगे, लेकिन जो एसईआर है वो ज्यादा मिलेगा। और उसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बताओ, सारे के सारे सेल आ गए ना। अब आरईआर की बात कर ले तो आरईआर कहां कहां पर प्रेजेंट है, तो आरईआर प्रेजेंट है लिवर में, वैसे लिवर सेल्स में जहां पर के प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और साथ में बात करते हैं पैनक्रियाज की और गॉबलेट सेल्स की। गॉबलेट सेल्स हो सकता है कि सुनने में आपको लगेगा अरे नहीं सुना हुआ नहीं है, ये क्या है। गॉबलेट सेल्स आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देकर के बताऊं तो वही होते हैं जब आपको सर्दी होती है, आपकी नाक से जो निकलता है ना, जैसे कि, है ना, अब याद आ रहा होगा, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, गॉबलेट सेल्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। वो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स गॉबलेट सेल्स के पास हुए, कितने लोग तो टेस्ट कर लेते हैं, छी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम लोग कि देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कौन फॉर्म करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फॉर्म करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। यही एक्सटेंड करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देख लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने देख लिया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास भी क्या है, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल है, वेसिकल्स है, लेकिन ये सब आपस में क्या है, एसोसिएटेड है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। ये कहीं भी लाई नहीं कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं, इस कारण से इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि इसमें क्या है, ये फ्रीली लाई कर सकते हैं, कहीं भी लाई कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स नहीं कहते हैं। मेम्ब्रेन का सिस्टम जरूर है, यहां से यहां तक है, और इसमें लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ये पूरा का पूरा हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। हम अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में हम लोग इस सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आगे का पार्ट देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एंजाइम्स ऑफ ईआर। ईआर के पास किस किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इसके पास सुक्रेज होता है, NADH डाइफॉस्फेटेज होता है, ठीक है ना, जो कि NADH में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है, ठीक है। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, प्लांट के रेस्पायरेशन में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी प्लांट के रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में पढ़ने के लिए मिलेगा। NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज होता है, ये हम ETS में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, ये भी फोटोसिंथेसिस में आएगा। अगर हम बात करेंगे Mg+2 एक्टिवेटेज की बात करेंगे, ATPase की बात करेंगे जो कि ATP को तोड़ने का काम करता है, ATP को तोड़ करके उसमें से एनर्जी निकालता है, उसकी बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज की बात करते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एरोबिक एसिड सिंथेटेज की बात करते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसिस की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर की अगर हम बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं उसमें स्पेशली मसल्स के बारे में, स्केलेटल मसल हो, कार्डियक मसल हो, उन जगह पर क्या होता है कि वहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में होता है और मेनली SER का बना होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ होता है, और उस जगह पर हम उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या फिर SR कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं कहां पर ये प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल्स में स्टोर्स कैल्शियम+2 एंड एनर्जी रिच कंपाउंड, जिसको कि हम लोग ATP कहते हैं या फिर और भी जो उसके फॉर्म्स होते हैं उसको स्टोर करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है इर्गैस्ट्रोप्लाज्म, when ribosomes are accumulated on the small parallel cisternae of ER।
स्मॉल पैरेलल सिस्टर्नीज ऑफ ईआर। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें जो होते हैं ना इस तरह से ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ये भरे हुए होते हैं और इसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैरेलली अरेंज होते हैं, स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसको क्या कहा जाता है, निसल्स बॉडीज या फिर निसल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नर्व सेल्स में, नर्व सेल्स में पाए जाते हैं। नर्व सेल्स में भी स्पेशली कहां पर बात करेंगे तो नर्व सेल्स का जो साइटोन होता है, ये जो साइटोन वाला पार्ट है इसमें और ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट, इस दोनों में निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बाद बाकी एक्सॉन और टीलोडेंड्रिया उसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, माइलॉइड बॉडी की बात करते हैं तो ये कहां पर पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं, पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं और पिगमेंट के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। स्पेशलाइज्ड एसईआर होते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही टाइप हैं। और ये इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये रेटिना में भी पाया जाएगा, रेटिना में पाया जाएगा और वहां पर ये लाइट के लिए सेंसिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोजोम्स की। माइक्रो मतलब छोटा, जोम मतलब बॉडी, छोटा छोटा बॉडी। पीसेज ऑफ ईआर एसोसिएटेड विद राइबोसोम obtained after the fragmentation and centrifugation of cell। अगर एक सेल को सेंट्रीफ्यूग किया जाएगा, उसको फ्रैगमेंट करके सेंट्रीफ्यूग किया जाएगा, तब हमें जो राइबोसोम के टाइप मिलेंगे वो छोटे छोटे बॉडीज मिलेंगे और उसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर में वो कैद रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोजोम कहते हैं। फंक्शन पर आइए डिस्कस करते हैं। फंक्शन में बात करते हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट इसका काम होता है। इसके अंदर आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सब मिल करके एंडोस्केलेटन बनाता है सेल का। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सर एंडोस्केलेटन वर्ड आया है तो ये पहले आप स्केलेटन वर्ड समझा दो। बिल्कुल समझाऊंगा मैं। ये जो मैंने खाली स्पेस लिया है ये आपके लिए मैं यहाँ पर एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपकी सेल बाउंड्री दिख रही है इसमें जो सेल्यूलोज है वो सेल्यूलोज फाइब्रिल्स के फॉर्म में अरेंज है। ये जो बाहर से मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सेल वॉल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है। अभी हम बाउंड्री में सेल वॉल की बात कर रहे हैं, सेल वॉल की बात कर रहे हैं। इस सेल्यूलोज इसके पास भी क्या होते हैं, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स दोनों ही तरह के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसका, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल की। ठीक है, तो यहां पर जो हम माइक्रोफाइब्रिल्स बात कर रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये अरेंज है चारों तरफ से। तो ये सेल वॉल यहां पर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एक्सोस्केलेटन का, एक्सोस्केलेटन का। कैसे, एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब कि जो एक इसका ढांचा है जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करेगा उसका। ठीक है ना, तो यहां पर ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एक्सोस्केलेटन का। अंदर से सेल को उसके शेप को मेंटेन करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प करता है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, वहाँ पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, यहाँ पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल को अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसके सेल के शेप को मेंटेन करने में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, उसके अलावा जो माइक्रोफाइब्रिल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। देखिए मैंने दो तरीके से बनाया। जब हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। जब हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है और बीच में एक ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर बना देता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है ना, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों मिल करके क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल को शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं इंट्रासेलुलर एक्सचेंज की। ये सेल में चूंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जगह जगह पूरे सेल में हर जगह ये पहुंचा हुआ है। तो सेल के अंदर अगर कोई भी चीज, सेल को सपोज करते हैं कि न्यूक्लियस ने कोई चीज बनाई जो कि यहाँ के
किसी ऑर्गेनेल को मिलनी चाहिए तो वो किसको देगा? ऐसे अगर साइटोप्लाज्म में दे देगा तो वो कहाँ से पता नहीं कब पहुंचेगा। लेकिन अगर वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देता है जो कि इसी तरफ अरेंज है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है, ये आराम से इसको यहाँ पर पहुंचा देगा। तो सेल के अंदर के जितने जगह के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसको कौन हेल्प करता है? इंटरसेलुलर एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। अभी जस्ट हम लोग SER और RER का एग्जांपल देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो इसके सिस्टर्नी होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये जो सिस्टर्नी हमने देखा, इसका जो ल्यूमेन है, ये वाला जो पोर्शन है जिसे कि हम लोग क्या कह रहे हैं? ल्यूमेन कह रहे हैं, ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी। ये जो ल्यूमेन वाला पोर्शन है, इस ल्यूमेन वाले पोर्शन में कंटिन्यूस मैनर में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म चलता रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है? कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मिलाकर के मेटाबॉलिज्म। ये हमेशा चलता रहता है। वहां पर कुछ ना कुछ एंजाइम्स का मॉडिफिकेशन, किसी चीज का मॉडिफिकेशन, कोई एक केमिकल कंपोनेंट या फिर कोई एक बायोमॉलिक्यूल, ये सब बनाया जा रहा होता है लगातार। इस कारण से हमें इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा ये कुछ ऐसे सिक्रेटरी मटेरियल्स को बना बना करके भेजता है जो कि और कहीं पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इसी के एक्सटेंशन से ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कारण से हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड सम माइक्रोबॉडीज। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि यहाँ से अराइज हो रहा था, हमने देखा, तो यही क्या है आगे चल करके क्या करता है कि हम देखते हैं यहाँ पर ये वेसिकल की फॉर्म में ये निकलता है और यहाँ पर जाकर के ये गोल्गी बॉडी से जाकर के फ्यूज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्यूज हो रहा है, ये वेसिकल्स यहाँ पर फ्यूज हो रहे हैं। तो लगातार इस साइड से ऐड हो रहा है, इस कारण से ये वाला साइड जो है ना गोल्गी बॉडी का, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इसके बाद ये थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा और छोटा, और यहाँ से ये वेसिकल्स की फॉर्म में फिर से बर्ड ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना सिस फेज कहलाता है या फॉर्मिंग फेज कहलाता है। इस तरफ से क्या होता है, लगातार इसमें फ्यूज होते रहते हैं। तो ये गोल्गी बॉडी का ये स्ट्रक्चर तब मेंटेन रहता है। तो गोल्गी बॉडी को बनाने का, गोल्गी बॉडी से आगे जो बनता है वो क्या है? वो लाइसोसोम है, वैक्यूल है, उसको भी बनाने का काम कौन कर रहा है? उसको भी बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रहा है। इस कारण से हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड सम माइक्रो बॉडीज। डिटॉक्सिफिकेशन, जस्ट लाइक ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि उसका लिवर जो होता है वो, जैसे आपने कोई ड्रग लिया, आपने कोई मेडिसिन लिया, ड्रग का मतलब ड्रग्स मत समझ लेना, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। आपने कोई मेडिसिन ली, उसका जो ब्रेकडाउन होना है वो फाइनली कहाँ पर होना है? लिवर के अंदर होना है। उसका जो पार्ट यूज हुआ आपकी बॉडी में वो ठीक है, जो पार्ट यूज नहीं हुआ उसको क्या किया जाता है? उसको लिवर्स एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में डाल देती है। ब्लड से वो होते हुए पहुंच जाता है कहाँ पर? आपके किडनी में, और किडनी से आपकी यूरिनेशन के द्वारा या फिर लिवर ने उसको डाल दिया कहाँ पर? उसको पहुंचा दिया आपके इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में, और वहां पर वो आपके पॉटी से होकर के निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहा है, क्योंकि वो एक्सेसिव केमिकल्स जो आपके बॉडी में प्रेजेंट थे वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करने वाले थे, काम के लिए आए थे लेकिन एक्सेस फॉर्म में थे। तो एक्सेस फॉर्म में कोई भी चीज क्या कहलाती है? टॉक्सिक कहलाती है, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है। तो उसको हटाने का काम क्या? इस कारण से मुझे लिवर को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडीज लिवर, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मेनली उसमें हम बात करें किसकी? SER की। और इसमें जो इसका पिगमेंट इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है साइटोक्रोम P450। ठीक है, पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके अलावा प्रोवाइड्स प्रिकर्सर ऑफ द सिक्रेटरी मटेरियल टू द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से आगे जो सिक्रेटरी मटेरियल निकलने वाला है मॉडिफाई हो करके, उस मॉडिफिकेशन से पहले उसको सिक्रेटरी मटेरियल प्रोवाइड कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड कर रहा है। जिस सेक्रेटरी मटेरियल को गोल्गी बॉडी ट्रांसफर कर करके मॉडिफिकेशन करके आगे निकालेगा, मॉडिफाइड फॉर्म में निकालेगा, उस मॉडिफाइड फॉर्म को, जैसे सपोज करते हैं कि धागा तो अभी रॉ मटेरियल है, उससे जो कपड़ा बन गया, तो कपड़ा जिसने बनाया वो गोल्गी बॉडी, धागा जिसने प्रोवाइड किया वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो धागा क्या है? प्रीकर्सर है।
प्रीकर्सर वो चीज होता है जो कि किसी चीज के बनने से पहले रिक्वायर्ड होती है कि वो होना चाहिए। आप कपड़ा तभी बना पाओगे जब आपके पास धागा होगा, तो धागा प्रीकर्सर हो गया और कपड़ा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। फाइनल प्रोडक्ट गोल्गी बॉडी बना रहा है, लेकिन उसका प्रिकर्सर कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसका प्रिकर्सर प्रोवाइड कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना? ये सारे के सारे हमारे हो गए इसके फंक्शंस। आप इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का अगला पार्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।